खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। जी हाँ दोस्तों, ये चंद पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं कलम की ताकत को, कलम की उस ताकत को जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। चाहे बात करें 1857 की क्रांति की, चाहे 1947 में भारत की आज़ादी की, हर जगह कलम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एक ऐसे ही कलम की जादूगर हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से समय समय पर अपने लेखों के द्वारा समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान का। आज हमारे साथ है लेखिका और पत्रकार माधुरी जी। माधुरी जी, आपका स्वागत है धरती धौरारी में। आज आप इस मंच पर आई हैं, बहुत सी बातें आपसे करेंगे, आपके लेखों के बारे में बात करेंगे, आपसे कविताएं सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं आप, कहाँ जन्मी हैं, कहाँ पली बड़ी हैं? मेरा जन्म तो सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में हुआ, लेकिन क्योंकि पापा की पोस्टिंग इधर उधर रहती थी तो पूरे राजस्थान में ही हम लोग रहे और जहाँ पापा जाते थे वहाँ जाते रहते थे। तो ऐसा एक बेसिकली एक स्थान मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अभी काफ़ी वक्त से सवाई माधोपुर हैं। जी आपने बताया कि पूरे राजस्थान में आप पापा की पोस्टिंग की वजह से घूमे हैं और राजस्थान हमारा बहुत खूबसूरत है, चाहे कल्चर को लेके कहें, चाहे हमारे राजस्थानी खाने को लेके कहें, रिच है हर तरह से। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी खूबसूरत यादें हैं आपके जहन में? राजस्थान की बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि राजस्थान में ही रहे तो ऐसा तो ये कह नहीं सकते कि कहीं और की ज़्यादा यादें हैं। बचपन में सबसे पहले बाड़मेर, जब मेरा जन्म हुआ तो बाड़मेर पापा की पोस्टिंग थी। तो मुझे अभी भी याद है कि पापा हमें साइकिल पर, मुझे जब मेरे स्कूलिंग शुरू हुई तो ले जाते थे और साइकिल पर आगे बिठाकर, वो सीट याद है अभी भी, एक छोटी सी सीट उन्होंने लगा दी थी। और अभी भी मुझे, मतलब वो मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगा कि बहुत सारा मेरे स्कूल के आसपास बहुत सारे धोरे थे, रेगिस्तान था। तो मुझे मेरी मतलब मेमोरीज में से वो जगह वो कभी नहीं जा सकती। और उसके बाद हम लोग करौली आ गए। करौली में भी काफ़ी लंबे वक्त तक पापा रहे, तो उन्हीं के साथ। तो हमारा जो घर था वो मदन मोहन जी मंदिर के बिल्कुल पास था और मदन मोहन जी बड़ा मंदिर है ही, वहाँ बहुत लोग आते हैं। और शाम के वक्त वहाँ पर क्योंकि मार्बल का फ्लोर था तो वो पूरी धुलाई होती थी मंदिर की शाम को। तो वो हमारा खेलने का एक जो प्लेग्राउंड था, उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हम वहाँ खेला करते थे। तो वहाँ पूरा फिसलना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग कि उस मार्बल के फ्लोर पर जब पानी गिरा हुआ हो और आप उस पर फिसल रहे हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग हो सकती है। जो परिक्रमा थी मंदिर की, वो हमारा, मतलब हम उसी में खेला करते थे, उसी में छुपन छुपाई उस परिक्रमा में खेल रहे हैं। तो वो मेरी मेमोरीज में हमेशा है। और एक महल है वहाँ पर, क्योंकि महल का ही मंदिर है, राजघराने का ही। तो जब हम स्कूल से आया करते थे तो मंदिर के महल में हमेशा वो पानी के निकालने के लिए कुछ नालियाँ बनी होती थी। तो हमें हमेशा लगता था कि ये इस नाली में ज़रूर कुछ है, और वो कोई जाला लग गया था, आई डोंट नो अभी वो क्या था, ये ज़रूर भूतनी है। तो वो जो बचपन की छोटी छोटी यादें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद तो करौली से फिर सवाई माधोपुर आए, फिर हम लोग चित्तौड़गढ़ के पास बड़ी सादड़ी में रहे, वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई और वहाँ 12th तक किया। उसके बाद तो फिर कॉलेज, मतलब कह सकते हैं आपका बचपन बहुत खूबसूरत रहा है, चुलबुली रही है आप। जी माधुरी, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो परिवार में कौन कौन था? मेरे परिवार में मम्मी, पापा और हम 5 बहनें हैं। तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी 4 बहनें। और तो मुझे लगता है जब हम बहुत सारे भाई बहन होते हैं तो हमें दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, साथ में ही खेलना हो जाता है, बाहर वालों को ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे किस्से याद हैं आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे क्योंकि फादर के भी बहुत सारे भाई वगैरह हैं, तो उन लोगों को लगता था कि ये तो आपस में ही एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। तो कभी ऐसे दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती। ऑल्दो मेरे बहुत दोस्त थे और अभी भी हैं, लेकिन एक कहा जाए तो आप जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं वो बहनें होती हैं। तो वो एक ऐसा रिलेशन था। और मम्मी ने हमें शुरू से ही कहा कि एक ही प्लेट में खाओ, तो हम ज़्यादातर जो भी अवेलेबल उस वक्त होता था तो हम एक ही प्लेट में खाते थे। तो वो एक रिश्ता अलग है बहनों और के मुझे साथ। लगता है कि जब हम आपस में भाई बहन होते हैं तो जब परिवार में त्योहार मनाते हैं तो वो माहौल बहुत अलग हो जाता है, बहुत अलग होता है। मतलब हर चीज़ का क्रेज़ है, दिवाली है तो उसका क्रेज़ है, होली है, बहुत क्रेज़ है कि होली आ रही है,
तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एक दूसरे के साथ रहने में मज़ा तो आता है। और ऐसा कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पिता के बहुत करीब होती हैं, और आपके पिता साहित्यकार रहे हैं, तो क्या आपके पिता की साहित्यकार होने की कोई छाप आपके जीवन पर पड़ी, आपकी लेखनी पर पड़ी? बहुत। मैं आज ये मतलब सभी से कहना चाहूँगी कि चुनांचे शब्द जो पापा यूज़ करते हैं वो मैंने अपनी लेखनी में उनसे ही लिया है। जी। और घर में बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ने वाला माहौल था, क्योंकि किताबें बहुत हुआ करती थी। लाइब्रेरी हम बहुत जाते थे पापा के साथ में, पापा लाइब्रेरी ले जाते थे। हर संडे को हम मोस्टली लाइब्रेरी में हमारा वक्त बीतता था, और ख़रीदते नहीं थे पापा बहुत ज़्यादा किताबें, लेकिन लाइब्रेरी से हमारे घर में बहुत किताबें रहती थी। तो बचपन से ही कहानियों की किताबें और कुछ साहित्य या पापा का कुछ पढ़ लिया लिखा हुआ, कादम्बिनी जैसी पत्रिका वो मैंने चाट डाली थी उस वक्त। तो अब मुझे लगता है कि तो ये छाप है उनकी, वो लेखन एक कह सकते हैं आपकी विरासत में जो मुझे मिला है। जी। तो वो क्या उम्र रही होगी जब आपने खुद की पहली रचना लिखी? मैंने अपनी सबसे पहली रचना, वो तो बहुत पहले जब मैं 10th में थी या 9th में, तो वो छोटी छोटी जो आप कविताएं लिखते हैं जिसका आज भी मेरी बहनें मजाक बनाती हैं कि हाय मॉम, हेलो डैड, क्या ये सब हो गए हैं मैड। और आयरनी देखिए कि अब मेरा बेटा मॉम और डैडी बोलता है। तो उस वक्त ये एक ऐसा था, तो वो तो तब से शुरू कर दिया था छोटा मोटा लिखना। लेकिन 17 साल की जब मैं थी कॉलेज में, तो पापा ने मेरी एक कविता उसी किसी डायरी में से निकालकर दैनिक नवज्योति को भेज दी थी जी। और इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। और मैं कॉलेज में थी, हॉस्टल में एक लड़की भागते हुए आई और कहती है, यार तेरी तो ये देख क्या आया है, तेरा कुछ कविता आई है। और आई हैड नो क्लू कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मेरी कोई कविता भी आ सकती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने, और तब फ़ोन भी ऐसा नहीं हुआ करता था। फिर शाम को पापा का कॉल आया, लैंडलाइन वहाँ पर हॉस्टल का हुआ करता था। तो मैंने पापा को बोला, पापा ये क्या है, मतलब ये कैसे मतलब कैसे हुआ? तो पापा ने कहा कि तेरी डायरी पढ़ रहा था तो मुझे ये कविता अच्छी लगी तो मैंने दैनिक नवज्योति को भेज दी। और वो जो सिलसिला था उसके बाद तो फिर वो शुरू हो ही गया। फिर मुझे लगा कि हाँ, इसमें भी एक अच्छा मज़ा है कि लोग आ रहे हैं बता रहे हैं कि तेरी तो कविता आई है, तो इट्स गुड। और जब 17 साल की उम्र में जब हमारी कुछ लिखी हुई कविता अखबार में छपती है तो उसकी जो खुशी होती है ना, एक तो दोस्तों के साथ में भी देखो मेरी कविता छपी है, वो एक अलग ही रुतबा हो जाता है। बहुत ही अलग था जी, मतलब वो फील अलग था। और उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था कि मैं बहुत मतलब यही लिखूंगी या क्या करूंगी, लेकिन हाँ, एक जो कह सकते हैं कि बीज जो होता है वो था वहाँ पर कहीं ना कहीं। अभी आपने बताया कि आपकी जो पहली कविता थी हेलो डैड, हाय मॉम, ऐसे वो तो बचपन में बचपन की थी। यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप लेखिका भी हैं, पत्रकार भी हैं, भाषा कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है लेखन में? बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब लिखते हैं तो मैं अगर लिख रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचकर लिख रही हूँ कि ये मैं लिख रही हूँ, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आपको पढ़ने वाले कोई और लोग हैं। हो सकता है कि जो आपको पढ़ रहा हो उस वक्त आपका अखबार में कोई आर्टिकल आया, आपने लिखा और आप जब आपने लिख दिया, लेकिन वो हो सकता है कि वो व्यक्ति जब अखबार पढ़ रहा हो तो वो किसी नाई की दुकान पे बैठा हो और वो अपने बाल कटवा रहा हो सैलून में बैठकर। तो वो जब पढ़ रहा है तो उसे वो भी समझ में आना चाहिए, उसे भी वो समझ में आना चाहिए, वो रिलेट करना चाहिए। तो असल में होता क्या है, हम बहुत क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं, हम बहुत कठिन लिख देते हैं। और हम अपनी अगर साहित्य की बात करें और सिंपल आलेख की अगर आप बात करते हैं तो वो जितना कम्युनिकेटिव होगा, जितना लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, हर एक व्यक्ति उसे समझ पाए कि छोटे से छोटा व्यक्ति जो बहुत कुछ नहीं करता है या उसकी दायरा उतना ही है और बहुत पढ़ा हुआ या बहुत ही लिटरेट व्यक्ति भी उसे उतना ही रिलेट करे। तो ये बहुत महत्व रखता है कि भाषा बिल्कुल लोगों की भाषा हो जिसे लोग समझ पाएं। ये कहना चाहते हैं कि शब्द ऐसे चुने जो सुनने में अच्छे लगे और पढ़ने में खूबसूरत भी लगे और आप उससे अपने आप को कनेक्ट फील कर सकें। वो कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जी।
आजकल का जो दौर चल रहा है माधुरी जी, हर कोई प्रेम की तलाश में भटक रहा है। प्रेम को कहते हैं कि प्रकृति का सार है प्रेम, और आपने इस प्रेम को अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। तो वो जो आपने प्रेम पर जो कविताएं लिखी हैं वो हम सुनना चाहेंगे, कितनी खूबसूरती से आपने उसको प्रदर्शित किया है। मैं ज़रूर, मेरे पास एक कविता है जी, वो मैं सुना देती हूँ, एक या दो जो भी हैं। जी, एक्चुअली प्रेम की तलाश हम नहीं कर सकते, प्रेम हमारे भीतर होता है। जी, ठीक है। और आज ही मैंने कुछ पढ़ा कि प्रेम करना और प्रेम पाना दोनों में बड़ा क्या है। तो प्रेम पाने से ज़्यादा बड़ा है प्रेम करना। आप कैसे किसी को प्रेम कर सकते हैं? प्रेम पाने को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई ज़्यादा कम मुझे दे सकता है। तो एक कविता है मेरी कि प्रेम कहाँ कहाँ मिल सकता है। मुस्कान आई थी, चुपके से मेरी हथेलियों में दे गई, छुपा कर लाए हुए 2 सीताफल। अरे वाह। प्रीति के जाने के बाद मैंने देखा, मेरी बाइक पर रखी थी 2 चॉकलेट। खुशी ने आते ही मुझे दे दिए पोटली भर बेर। स्वप्न ने किसी रोज मेरी टेबल पर रख दी थी मेलोडी। किसी ने बनाकर ला दी थी मेरी पसंदीदा सब्जी। रूठने पर मुझे मनाने को कोई ले आया गाजर का हलवा। प्रेम है सर्वत्र, प्रेम है अति संक्रामक, बस वैक्सीन नहीं है जो मुझे इससे बचा सके। बिल्कुल, प्रेम कहीं भी मिल सकता है, संक्रामक है। आप कहें तो एक और सुना देती हूँ। बिल्कुल, प्रेम पर ही है। जी बिल्कुल। सोचा है कि प्रेम के विरुद्ध एक कविता लिखी जाए, तो क्या पसंद आएगी प्रेम को? यानी प्रेम अगर उसे सुने तो क्या उसे अच्छा लगेगा कि मेरे विरोध में ही लिखी जा रही है। मेरी प्रार्थनाओं पर यकीन करने वाले तुम सुनो, तुमने सच ही कहा है, धरती अंबर पानी जितना ज़रूरी नहीं होता है प्रेम। तुम जो इस पानी के संकट में डूबते विश्व को बचाना चाहते हो, पानी पीना तक भूल जाते हो। निश्चित ही प्यास लगने पर मेरे याद दिलाए बिना ही पानी पीते रहोगे। प्रेम ना होगा तब भी जल तो होगा। बिल्कुल, इतना ज़रूरी भी नहीं है प्रेम, सच। धरती पर लेटे हुए, बैठते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए तुम सुनो, किसी किताब के पन्नों में डूबे हुए तुम जब कभी अपनी धरती के बारे में सोचोगे, तुम्हें अपना शहर, अपने पुरखों का स्थान याद आएगा। तुम उसके बारे में सोचोगे। प्रेम से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी धरती, सच। बिल्कुल। आकाशों की तस्वीरें लेते हुए तुम सुनो, आकाश की तस्वीरें लेते हुए तुम सुनो। सूर्य देखोगे, उसके डूबने उगने के समय रंग बिरंगी छटा तुमको खूब भाएगी। बिल्कुल, अच्छा लगेगा, सनसेट, सनराइज, वाओ। पर इसमें प्रेम नहीं होगा। धूल धुएं से भरी हवा को सांस में गटकते हुए तुम फेफड़ों के बारे में सोचोगे। तुम एक मास्क खरीदने के बारे में सोचोगे। सोच को ग्लोब भर का बनाकर पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचोगे। प्रेम के बारे में सोचोगे? कदापि नहीं। तुम फिक्र करोगे मारे जाते बच्चों की, सिपाहियों की, कुछ मासूम अंधेरे में डूबी आंखों के लेंसों में ढूंढते रहोगे तुम रोशनी के चिन्ह। जी। तुम कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदोगे क्योंकि उसकी भूखी आंतों के बारे में सोचोगे। तुम किसी अस्पताल में बैठे होगे तो निराशा के समुद्र का मंथन कर जीवन के पल निकालने के बारे में सोचोगे। वाह। टूटते ख्वाबों के बारे में सोचकर कई कई दिन उदास रहोगे। तुम शोर शराबे में डूबे हुए भी खामोश रहोगे। तुम चाहोगे कि खूब बरसें बादल, उनसे टकराने से चमके बिजली तो उससे मुस्कान गिरे। तुम अपने कानों के ईयर ड्रम पर होने दोगे हाई बीट्स की हलचल। जी। तुम डरोगे भूत प्रेत से। तुम्हें भरोसा होगा काले जादू पर, उतना ही सच्चा जितना किसी लॉटरी के टिकट पर होता है। जी। तुम किसी को नहीं होने दोगे इसकी खबर। हाँ, धरती खुद ब खुद समझ जाएगी तुम्हारे भारी हल्के कदमों से कि तुम किस मूड में हो। अंबर तुम्हें अपनी सैटेलाइट से देखा करेगा। वो तुम्हारी आंखों के बदलते मौसम को भांप लेगा। हवा तुम्हें छूकर तुम्हारी टोह लेगी। प्रेम ही है जो नहीं समझ पाएगा। और बहुत ही खूबसूरती से आपने इस प्रेम को दर्शाया है कि एक छोटी बच्ची चॉकलेट में प्रेम ढूंढ रही है, बोर की पोटली में प्रेम ढूंढ रही है, कोई बड़ा इंसान प्रकृति से प्रेम कर रहा है। ये प्रेम का एक बहुत खूबसूरत रूप है। और उतनी ही खूबसूरती से आपने स्त्री को भी प्रदर्शित किया है, क्योंकि जीवन का जो सार है, एक जीवन को जीवित करने वाली स्त्री है। उस स्त्री को, उस नारी को कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः। तो उस नारी को भी आपने बखूबी अपनी कविताओं में उकेरा है।
उस हाँ। नारी के ऊपर हमने जो आपने लिखा है वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, तो जी। मेरी नज़रिया ही स्त्री का है। मैं तो बिल्कुल। स्त्री की नज़र से ही लिखूंगी, तो कोई स्त्री कविता तो होगी नहीं मेरी सारी कविताएं स्त्री स्त्री कविता पर हैं, होंगी। जी। लेकिन हाँ, एक कविता मैंने लिखी है कि स्त्री के भीतर ही एक पुरुष भी रहता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री सिर्फ स्त्री है, कभी वो पुरुष हो जाना चाहती है, कभी वो पुरुष की तरह दिखने के भी प्रयत्न करती है, और उसके भीतर ही रहता है बेसिकली, ऐसा नहीं है। और एक पुरुष के भीतर एक स्त्री रहती है, ये मेरा अपना मानना है। जी। तो इसी पर मैंने एक कविता लिखी है। कहीं ना कहीं स्त्री में रहता है एक पुरुष भी, और बिल्कुल इसी तरह एक पुरुष में स्त्री, जी। दोनों एक दूसरे में झरने की तरह गिरते हैं बेमहाबा। वाह। मैंने कम से कम 1000 दफे अपने भीतर महसूसा है एक लड़का जो बेहद मजबूती से टिका है, जो तो मैं कभी इतना तो कभी मैं इतना कमज़ोर हो जाती हूँ कि मेरे 1000 पाँव हो जाएं अगर किसी सेंटीपीड की तरह, तब भी मैं एक कदम नहीं खिसक पाती। वाह। कभी मैं बहुत मजबूत होती हूँ, कभी मैं एक कदम नहीं खिसक पाती। कभी किसी मनचले की मानिंद मैं दोस्त की दुकान पर बैठे हुए लड़की को छेड़ती हूँ। अच्छा। मगर अक्सर ये होता है, कभी कोई जो पलकों से छू दे मुझे, तो मुझ में कुर्रम कुर्रम होती है। जी। मैं लड़का बन के चेक्स की शर्ट पहने लड़की की घर की गली के किनारे खड़े होकर उसके कॉलेज के लिए निकलने का इंतज़ार करती हूँ। लेकिन मैं मम्मी के सिंदूर को बोरोलीन में मिलाकर होठों को गुलाबी रंग देती हूँ गली के छोर पर खड़े उस लड़के के लिए। लड़का तो हूँ मैं, अपने अश्कों को छिपाने को मेरे पास आंखों में सीक्रेट पॉकेट होती है। अगर मैं लड़का हूँ तो मेरे पास आंसू छिपाने की एक पॉकेट है। पर मैं बेमौसम बरसती हूँ आंसू बनकर हर मौसम में, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मैं छिछोरा छोरा हूँ, मैं बेतहाशा भावुक प्रेमी भी हूँ, मैं गंभीर पुरुष हूँ, लेकिन मैं स्त्री हूँ। जी। अपने भीतर के पुरुष को खुद ही कुतर कुतर कर खा जाती हूँ। अफसोस सब पुरुष भी यही करते हैं, अपनी कोशिकाओं में बसी हुई स्त्री का भक्षण खुद ही कर लेते हैं। फिर भी दोनों की नज़रें भूखी होती हैं। वाह। बेइंतहा भूखी। बहुत ही खूबसूरती से आपने प्रकृति और पुरुष का जो चित्रण किया है, क्योंकि पूरी कायनात इन दो से ही बनी, प्रकृति और पुरुष, और उसको बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी कविताओं में उकेरा है। प्रकृति और पुरुष का जो सामंजस्य है वही हमारी पूरी धरती को बनाए रखा है। आपकी जो कविताएं आप लिखती हैं उसमें आपका सरनेम नहीं होता, सिर्फ माधुरी नाम से लिखती है। क्या कोई खास वजह है सरनेम नहीं लगाने की? हाँ, एक खास वजह है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विष, खंजर जी अथवा रस्सी से नहीं, स्त्री की हत्या उम्मीद से होगी। लोग उम्मीद रख लेते हैं कि शादी हुई तो सबने सोचा कि सरनेम जो है बदल दिया जाना चाहिए जी। और पहले जो सरनेम था वो बदल दिया। फादर की साइड से माधुरी उपाध्याय था, वैसे वशिष्ठ हो गया। तो मुझे लगा कि शायद मैं उपाध्याय और वशिष्ठ के बीच में मैं हो जाऊंगी कहीं गुम जी। और वो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इन दोनों को हटा दिया और माधुरी को रहने दिया, ताकि माधुरी बनी रहे जी। माधुरी हमेशा बनी रहे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसको भी खो देना ठीक नहीं है। आपका ये सफर यही नहीं रुका माधुरी, आपका आकाशवाणी से भी जुड़ाव रहा है और वो शायद अभी तक चल रहा है। वहां तक पहुंचने का मौका कैसे मिला, ये हम जानना चाहेंगे कि आवाज की दुनिया से कैसे रिश्ता जुड़ा? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी। आवाज़ की दुनिया में। बीच में एक, सॉरी टू से बट, भृगु संहिता वाले कुछ जो ताड़पत्रों से भविष्य पढ़ देते थे, तो पापा ने कहीं से, या मम्मी को ज़्यादा शौक था पत्रिकाएं इस तरह की पढ़ने का और हाथ देखने का, और तो उन्होंने कहीं से पता करा, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा उनसे, तो वो उन्होंने कुछ भविष्य ऐसे एक कैसेट में रिकॉर्ड करके दे दिया। अब वो कैसेट को सुन रहे थे तो कहते हैं कि ना, ये तो साउंड और लाइट के फील्ड में जाएगी। तो ये जो साउंड और लाइट का फील्ड है, तो वो कहीं दिमाग में एक होता है। पापा को भी लगा कि अब क्योंकि मैं पढ़ाई करके आ गई थी, सवाई माधोपुरी थी और घर पे ही रह रही थी, तो पापा ने कहा आकाशवाणी पास में ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो एक बार वहाँ पर ऑडिशन दे दे। तो बच्चों के मुख से प्रोग्राम का निकला हुआ था, तो मैंने बच्चों के मुख से मैं वहाँ पर
दे दिया। कुछ टाइम तक मैंने बच्चों के मुख से किया, फिर मैंने युववाणी किया, फिर मैं अनाउंसर वहाँ पर बन गई जी। और 2-3 साल अनाउंसर करने के बाद मेरी शादी यहाँ पर, शादी करके मैं यहाँ जयपुर आ गई। लेकिन संयोग कि उसी वक्त मैंने आकाशवाणी जयपुर का न्यूज़ रीडर का वैकेंसी निकली थी, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और मेरा ऑडिशन हो गया और मैं तभी से 2006 से न्यूज़ रीडर हूँ, न्यूज़ पढ़ रही हूँ। तो ये आकाशवाणी का सिलसिला। लेकिन उससे भी बैक में बहुत पुरानी उसमें जाएं, मेरी दादी इलेक्शन में खड़ी हुई थी जी, गंगापुर थी, तो वार्ड के जो इलेक्शंस होते हैं नगर पालिका के, तो उसमें उन्होंने वो एक पार्षद के चुनाव के लिए खड़ी हुई थी। तो वहाँ पर सबसे पहले मेरी रिकॉर्डिंग जो है कैसेट में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके, मैं बहुत छोटी थी जी, और वो गली गली में आप इनको वोट दीजिए और इनको विजेता बनाइए, वो शायद कहीं आवाज़ जो है वो वहाँ से चलती आ रही है। और आज और वाकई में आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। आपने बताया कि आकाशवाणी में आप न्यूज़ रीडर हैं। चाहे हम आकाशवाणी की बात करें, चाहे हम रेडियो की बात करें, वहां पर आपका फेस नहीं दिखता, आपका चेहरा नहीं दिखता, आपको श्रोता सुनते हैं आपकी आवाज से आपको पहचानते हैं। तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहता है वहां पर अपनी आवाज को एक जग के बीच में मुकाम बनाना, कि हमारी आवाज से लोग हमें पहचान रहे हैं, माधुरी को पहचान रहे हैं। बहुत ही मुश्किल तो है ही जी, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ विजुअल नहीं है, सिर्फ ऑडियो है, विजुअल नहीं है, आपका चेहरा नहीं है। हालांकि मुझे विजुअल्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सॉरी टू से, मैं दूरदर्शन पर हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा फोबिया है। और वहाँ पर जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी आवाज़ ही जानी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपको आवाज़ पे काम करने के साथ साथ आपको माइक से डिस्टेंस भी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि आपकी माइक से अगर डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है तो आपकी आवाज़ फट जाएगी, तो आपकी आवाज़ जैसी भी है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें विथ प्रैक्टिस और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने सीखी। और एक और तीसरी चीज़ जो बहुत मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे लोग तवज्जो नहीं देते हैं, उच्चारण। क्योंकि मुझे अभी भी ध्यान है कि अगर कोई भी छोटा मोटा उच्चारण हुआ करता था तो मैं रेडियो से सीखती थी कि इसको मैं पहले रेडियो में न्यूज़ में देखूं कि क्या आ रहा है, उसके बाद मैंने उसको उच्चारण को देखा। और दूसरी एक और चीज़ है जो नहीं भूलनी चाहिए, क्लैरिटी। आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ कुछ भी बोल जाते हैं, रेडियो पर आप वो नहीं कर सकते बिकॉज विजुअल नहीं है। बिल्कुल, आपको सिर्फ अपनी आवाज़ों के जरिए चित्र बनाने हैं। बिल्कुल, आपको विजुअल क्रिएट करना है अपनी आवाज़ से, वो चाहे न्यूज़ में हो या आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, सेम ही होता है, मतलब नो डिफरेंस। न्यूज़ और प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको अपनी आवाज़ से के ज़रिए ही लोगों के मन में चित्र बनाने हैं। कोई रिपीट नहीं है, आपको वो जो लाइव होती है न्यूज़ तो वैसे भी कोई रिपीट नहीं है, तो उसमें तो आपको ध्यान रखना बिल्कुल पड़ता बहुत है, जरूरी अटेंटिव है, रहना बिल्कुल पड़ता है, अटेंटिव रहना जरूरी है, उच्चारण पर ध्यान देना जरूरी है, और सरलता शब्द जितने सरल होंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएंगे। कोई समझ नहीं पाएगा। आपने बताया कैमरा फोबिया है आपको, आज आप दूरदर्शन के मंच पर बैठी हैं, ये अभी का जुड़ाव नहीं है, ये जुड़ाव बहुत पुराना है। दूरदर्शन के भी काफी प्रोग्राम्स में आपने उद्घोषणा की है, उद्घोषक की भूमिका में रही है, एंकरिंग की है। इस बारे में बताएं कि दूरदर्शन तक पहुंचने का कैसे मौका मिला और कौन कौन से प्रोग्राम में आपने एंकरिंग की है? दूरदर्शन में मैं, मुझे ईयर तो ध्यान नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 8 साल हो गए होंगे। उससे पहले मैं एक किसानों के लिए प्रोग्राम आता था, उसमें सबसे पहले तो मैंने बच्चों का प्रोग्राम किया था, एक एपिसोड। अच्छा, बच्चों का प्रोग्राम शायद नन्ही दुनिया वो किया था, और तब मुझे बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ में। और उसमें कोई ऐसा टेक रीटेक और उसका कोई झंझट नहीं था, मैंने खूब बच्चों से कविताएं सुनी और मज़े किए, जैसे आज हम आपसे सुनेंगे। आई लाइक इट। और उसके बाद में फिर मेरा हुआ एक किसानों वाला प्रोग्राम जो मैंने बताया, जिसमें न्यूज़ का कुछ शुरू किया था कि 5 न्यूज़ आप पढ़ेंगे, फिर न्यूज़ का कुछ इस तरह से था। वो मुझे एक तो कैमरा, फिर वो धूप में बाहर शूटिंग होती थी, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं बहुत थक जाती थी। तो शायद वो एक वहाँ से कैमरा का। फिर कुछ और प्रोग्राम्स भी किए मैंने, जिसमें कॉलेजेस में जाके भी एक प्रोग्राम किया, लेकिन ये कुछ ही प्रोग्राम्स मैंने किए। मुझे बहुत ज़्यादा
नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि मुझे अजीब सा एक डर लगता था कैमरा जैसे ही आता था मेरे सामने, मुझे ऐसे घबराहट अंदर से ऐसे लेकिन आज आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। आपने बताया कि बच्चों से आपने कविताएं सुनी थी बच्चों के प्रोग्राम में, और उन्हीं बच्चों के लिए आपने कुछ कविताएं लिखी भी है। हाँ बिल्कुल, तो मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जरूर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के बहुत सच्चे होते हैं। आपने उस वक्त भी जब प्रोग्राम किया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा और आज हमारा ये प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं क्योंकि हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, फैमिली प्रोग्राम है। तो उन बच्चों के लिए जो आपने कविता लिखी थी वो हम जरूर सुनाना चाहूंगी। सोलर सिस्टम की बात है जी। तो सूरज पूरा करता नहीं कभी भी होमवर्क, क्लास में भी चुपके चुपके कॉपी पर ड्राइंग किया करता है। अच्छा। जुपिटर है मॉनिटर, उसकी बदमाशी की पोल पट्टी खोल देगा। इधर पृथ्वी चिढ़कर बैठी है, उसको शक है कि मार्स ने ही उसके बस्ते से थोड़ी सी मीथेन चुराई होगी। अच्छा। वीनस और मरकरी एक दूसरे से लड़ भिड़ कर सूजे लाल मुंह के बंदर से बैठे हैं। मैडम जी सैटर्न से गप्पे लड़ाती हैं। ये क्लासरूम है सोलर सिस्टम का। बातों ही बातों में उसने रिंग कहाँ से ली ये जानना चाहती है। सैटर्न पे एक रिंग होती है। यूरेनस को सुसु आई, इससे पहले कि वो निकले प्लूटो भागा बाहर। बहुत देर हुई आया नहीं वापस, सबके सब उसको खोज रहे हैं। लौटे तो सोलर सिस्टम में फिर से भर्ती कर लें या करते हैं डीबार, क्योंकि प्लूटो को किसी ने ग्रह नहीं माना। बिल्कुल। तो बोले कि आएगा तो उसको डीबार कर देंगे कि तुम क्लास से बाहर हो, प्लूटो तुम हमारी क्लास का हिस्सा नहीं हो। तो ये इस तरह से कुछ छोटी छोटी कविताएं मैंने बच्चों के लिए भी लिखी हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरह से हम अगर बच्चों को पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, हंसी मजाक करते हुए। और ये आपका सफ़र यही नहीं रुका, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। बच्चों के जो कार्टून होते हैं उनको अपनी आवाज़ में डब भी करती हैं, डबिंग भी करती है, डबिंग आर्टिस्ट भी है। तो ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे डबिंग आर्टिस्ट बनना है? क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। एक छोटे बच्चे की आवाज़ को मॉड्यूलेट करके डबिंग करना बहुत मुश्किल विधा है। इस बारे में बताएं। हाँ, काफी मुश्किल है, इसलिए मैं कहूंगी अपने आप को एक्सीडेंटल ड्रामा आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रामा और डबिंग करूंगी, क्योंकि मैं ऑडियो प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रही थी और वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने होते हैं। काफी सीरियल्स की डबिंग की है, जो हिंदी सीरियल्स डिफरेंट चैनल्स पे आते हैं, और इसी में ये एक डबिंग का भी हमारे पास में डबिंग भी कई तरह की है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग बच्चों वाली रही। एक पाकिस्तानी सीरियल का भी हमने डब किया इंग्लिश में, और इंडियन सीरीज तो हम करते ही थे, और कुछ रशियन सीरीज़ भी हम लोगों ने डब की हिंदी में, और इसके अलावा हमने कुछ एनिमेशन सीरीज़ की। अच्छा। तो उसमें अलग अलग रोल होते हैं। हाँ। कभी आपको छोटा बच्चे का रोल, बहुत छोटी बच्ची 3 साल की, किसी ने कहा आपका तो बचपन ही नहीं गया अभी तक। सुनकर कोई कहता है कि आपका तो बचपन ही नहीं गया। तो मैंने कहा बच्चे को तो कभी मारना भी नहीं है अपने अंदर के, वो तो हमेशा रहना ही चाहिए, और तभी आप शायद कर सकते हैं। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था कि कभी दादी का रोल है, कभी बच्चे का रोल है। तो ये कुछ जो डायलॉग्स आपके थे जो आपने डबिंग किए थे, जैसे दादी का आपने बताया, एक छोटे बच्चे का बताया कि 3 साल के बच्चे का भी आपने डबिंग किया है, तो ये कुछ डायलॉग्स हम सुनना चाहेंगे। किस तरह से डबिंग की थी? जैसे एक छोटे बच्चे का बहुत छोटा कैरेक्टर है, वो 3-4 साल के बच्चों का एक ग्रुप है और उसमें सारे कैरेक्टर्स वही हैं। तो मेरा किरदार लीना का था उसमें। अच्छा। तो वो छोटी सी बच्ची है 3-4 साल की, और सारे बच्चे रोबोट से खेलते रहते हैं। तो उसमें एक बार वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ये उसका छोटा बच्चे का रोल था, वो गुस्सा हो जाती है। और एक और कैरेक्टर था जिसमें कुछ कार्टून्स थे, उसमें मेरा कैरेक्टर था कि मुझे एक उसका रोल प्ले करना है। उन बच्चों की एक दादी, पड़ोसन है, वो दादी है। तो वो आती है अंदर, फिर वो बोलती है, हेलो गामे, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, आज तुमने क्या बनाया खाने को, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए पीस की एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है। क्या इस तरह से किड क्रिश, एक बच्चों की मूवी भी आई थी, उसमें मैंने दादी का किरदार उसमें किया था। तो उसमें थोड़ा गंभीर रहना पड़ता है, थोड़ी आवाज़ को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, आवाज़ का खेल है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मॉड्यूलेशन का आपने बात जो की है, मॉड्यूलेशन ज़रूरी है ये आपने बताया, लेकिन उस मॉड्यूलेशन के लिए क्या कुछ खास आप करती हैं? आवाज़ को मॉड्यूलेट करने के लिए क्या कुछ खास एक्सरसाइज भी होती है इनकी?
प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, कोई एक्सरसाइज नहीं है आवाज़ की, आवाज़ बढ़िया सभी की होती है, तो बस सिर्फ प्रैक्टिस। आप जब देखेंगे उस कैरेक्टर को अपने अंदर भीतर उतारना, कि अगर आपको लग रहा है कि दादी का कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को अपने भीतर आप कैसे उतारते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है डबिंग में। तो और डबिंग में जहाँ पे यहाँ पे लिप सिंक की बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश में सीरीज चल रही है, आप हिंदी में, लिप सिंक एक अलग चीज़ होती है जिसमें जैसे हिंदी सीरियल का आप हिंदी में ही डबिंग कर रहे हैं, वो बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको उसके लिप्स भी मिलाने पड़ते हैं, आपको एक्सप्रेशन भी रखना पड़ता है, प्लस वो कैरेक्टर भी पकड़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ है। बाकी एनिमेशन भी टफ है, उसमें आवाज़ का मॉड्यूलेशन है और उसमें आपको सिंक करना है अपने आप को जी। और वापस से अगर हम आपके लेखन की बात करें तो आपने प्रिंट मीडिया के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी लिखा है। क्या कुछ डिफरेंस महसूस होता है प्रिंट मीडिया के लिए लिखने में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखने में? वही एक फ़ायदा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि आपके पास विजुअल्स हैं, और प्रिंट मीडिया में आपके पास में एक खासियत है प्रिंट मीडिया की कि आपके पास में आराम से पूरा टाइम है, आप अपने शब्दों को चुन सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आपके पास सपोर्ट कोई नहीं है, लेकिन आपके पास एक बेनिफिट है कि लोग उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना, कितनी भी बार लोग पढ़ना चाहें तो उस पर लौट कर जा सकते हैं। यहाँ आप खेल सकते हैं शब्दों से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप शब्दों से इतना नहीं खेल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो जो गया वो गया। अगर लाइव प्रोग्राम है तो बिल्कुल ही वो है, लेकिन अगर रेडियो शोज हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हैं या लाइव जा रहे हैं तो उसमें आपके पास आपको आसान शब्द रखने पड़ते हैं। प्रिंट मीडिया में आप थोड़ा सा शब्दों से और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नो एक्सपेरिमेंट। जी अच्छा माधुरी जी, आपकी कुछ कविताएं बहुत वायरल हुई हैं, हिंदी में आपकी कुछ कविताएं छपी थी जो काफ़ी चर्चा में भी रहीं। ये कौन सी कविताएं थी और किस तरह से वायरल हुई, ये जानना चाहिए। देखिए, वायरल लोगों को भाषा समझ नहीं आई। एक कविता है मेरे पास, मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई, वही मैं सुना देती हूँ। ये है, तुम्हारे इतने करीब होने के बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे इतने करीब होने के बारे में सोचती हूँ कि तुम ब्रीद आउट करो, मैं ब्रीद इन करूँ, मेरे भीतर तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस बन जाए, वाह, तपती रहूँ फिर मैं हमेशा। तो ये कविता लोगों ने कहा कि काफ़ी वायरल हुई। लोगों ने कहा कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट ये क्या भाषा हो गई, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, बोलचाल की भाषा ही आपके लेखन में होनी चाहिए, वो मैं अभी भी मानती हूँ। जब हमारे योग गुरु हमें ये ब्रीद इन ब्रीद आउट सिखा सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपनी कविता में इसको ला सकते हैं। क्या आप वक्त बोलती हैं, आप टाइम बोलती हैं, यार कितना टाइम हो गया, हम कभी यूज़ नहीं करते वक्त को, ठीक है। अगर जब तक हम कोई लिटरेरी चीज़ नहीं कर रहे हैं, साहित्यिक प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो ये शब्दों पे और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैटर करता है कि आप क्या शब्दों का ये यूज़ कर रहे हैं भाषा। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की बात है तो कार्ल सेगन का एक बहुत ही अच्छा कोट है जिसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया कि नाइट्रोजन हमारे डीएनए में है, हमारे दांतों में है कैल्शियम, लहू में हमारे लोहा है, हमारी एप्पल पाई टूटते तारों से बनी है, तो हम सब सितारों के धूल से बने हैं सभी ये दुनिया। तो हम कुछ भी यूज़ कर, जब कार्ल सेगन अपनी चीज़ों में यूज़ कर रहा है तो माधुरी क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। माधुरी क्यों नहीं। कुछ और कविताएं भी हैं जिनको लेकर सबने कहा कि तो पीरियोडिक टेबल लेकर बैठ गई हैं, इस तरह के कमेंट भी। यानी अगर देखा जाए तो आपकी कविताओं में विज्ञान की काफी छाप रहती है और मुझे ऐसा लगता है आपका विषय विज्ञान रहा होगा जब आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। वो तो एक पॉइंट है ही मेरा, लेकिन वही एज यू गिव एज गुड यू गेट, मतलब आप जो अपने अंदर ले रहे हैं आप वही बाहर देना चाहते हैं। मैंने विज्ञान पढ़ा और मुझे लगा कि जब तक मुझे ये भान रहेगा कि मैं कोशिकाओं से चल रही हूँ, कि मेरे भीतर कोशिकाएं हैं जिनमें जीवन है, जीवन क्या है, तब तक मैं विज्ञान को नहीं छोड़ सकती। और मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान पढ़ें और आसान भाषा में पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अच्छा माधुरी जी, ऐसा कहते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है। अगर मैं सिंगर हूँ तो मेरा कोई फेवरेट सिंगर होगा, अगर आप लेखक हैं, पत्रकार हैं, तो आपका कोई ना कोई फेवरेट लेखक भी होगा, कोई पत्रकार भी होगा। तो अगर आपकी ही बात हम करते हैं तो आपके कोई पसंदीदा लेखक जिनकी कोई बहुत ही अच्छी कविता आपके जहन में हो तो वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ,
मेरे बहुत सारे पसंदीदा लेखक हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं किसी एक का ही नाम लेकर उन्हीं की कविता सुनाऊँ। जैसे आलोक धनवा की एक बहुत अच्छी कविता है कि पृथ्वी पर एक बार मिलने के बाद एक और बार मिलने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी, ये मुझे बहुत पसंद है। इमरान फिरोज़ की लिखी हुई नज़्म है जिसे रेखता ने शेयर भी किया, मैं वो सुना देती हूँ। पुनल अब लौटना कैसा। पुनल, सस्सी और पुन्नू एक प्रेम कथा थी जिसमें सस्सी पुनल दोनों ही मर जाते हैं। तो ये एक काल्पनिक लिखा है कि पुनल जो है वो लौट रहा है तो सस्सी उसे खत लिख रही है। पुनल अब लौटना कैसा, मोहब्बत खान वादी के हरम में गड़ गई अब तो, मेरे हर ख्वाब पे मट्टी की चादर चढ़ गई अब तो, मेरे इश्वे मेरे गमजे अदाएं मर गई अब तो, दुआएं मर गई अब तो, वफाएं मर गई अब तो, पुनल अब लौटना कैसा। पुनल सहरा गवाही है, ये सांसों की तनावों पर तना खेमा गवाही है, हथेली की दरारों में छुपे आंसू गवाही हैं, खनकती रेत में उलझे अटे गेसू गवाही हैं कि मैंने इंतहा से इंतहा तक तुमको मांगा है। वाह, पुनल अब लौटना कैसा। बहुत बढ़िया। जितना खूबसूरती से आप लिखती हैं उतना ही खूबसूरती से आप दूसरे शायरों की, लेखकों की रचनाओं को पढ़ती भी हैं। यहाँ पर आखिरी में एक बात पूछना चाहूँगी कि जो नए लेखक बनना चाहते हैं, जो छात्र विद्यार्थी हैं, जो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी। आज का लेखन भाग दौड़ का लेखन है, कॉपी पेस्ट का लेखन है, हम रिसर्च करे बिना फटाफट से कुछ भी लिख देते हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप रिसर्च करिए। आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे किसी चीज़ को लिखने में, ठहरिए, ठहराव बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखते हैं तो आप कुछ पल ठहरें उस चीज़ पर, तब आप शायद बेहतर कर पाएंगे। और चलते चलते अगर हमारे पास वक्त हो तो एक बड़ा अच्छा किस्सा है जो मुझे याद आया, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, जो नए लिखने वाले उनके लिए है कि अमेरिका में ट्रेंटन शहर में एक बार पता चला कि वहाँ पर कोई उल्का पिंड, रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था, रेडियो पे न्यूज़ आ रही थी कि उल्का पिंड गिर गया है और वहाँ से कोई, उसमें से कोई दैत्य निकल रहे हैं जिनके पास टॉर्चेज हैं और जिनके पास में जहरीली गैस निकल रही है। तो लोग बहुत डर गए, अफरा तफरी मच गई और इतना ज़्यादा परेशान हो गए लोग कि वहाँ बहुत बुरी हालत हो गई। फ़ोन, रेडियो के फ़ोन घनघनाने लगे, अखबारों के, प्रिंट मीडिया पे। तब जाकर फिर वहाँ की एक रेडियो सर्विस ने ये अनाउंस किया कि वो H.G. वेल्स की किताब थी एक, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, उसका एक सीन जो है वो एक्ट हो रहा था, इनैक्ट हो रहा था, ड्रामा चल रहा था। तो मैं उन लिखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा लिखिए कि लोग एकदम ही कनेक्ट हो जाएं, लोग खो जाएं आपकी लेखनी में, लोगों को लगे कि अरे मतलब ये वाकई में हो रहा है। बिल्कुल, तो एक जूम वाला आपके पास, एक्स्ट्रा जूम वाला कैमरा होना चाहिए हर लेखक के पास, छोटी से छोटी चीज़ पकड़ सके। आपका अब तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। ये जो हमारा छोटा सा धरती धौराने का सफ़र रहा, इस मंच पर आपको आकर कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। मेरा कैमरा फोबिया चला गया, मैंने कैमरे को देखकर भी कुछ बातें करी। और थैंक यू, आज आप इस मंच पर आई हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। ये थी हमारे साथ लेखिका पत्रकार माधुरी जी। बहुत सी हमने लेखन की बारीकियां सीखी और हमें लगता है कि आज का अंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी खूबसूरत अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार।